आज की इस चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो 3 बहुत ही सरल लगने वाले सूत्र देता है। अकेले रहो, कम बोलो और आगे बढ़ो। सुनने में ये किसी पुरानी किताब के नियम जैसे लगते हैं, लेकिन आज की भागदौड़ भरी दुनिया में शायद ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं। हम सब लगातार जुड़े हुए हैं, नोटिफिकेशन से घिरे हैं और हमेशा कुछ साबित करने की दौड़ में हैं। ऐसे में अकेले रहने की बात ही थोड़ी डरावनी लगती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ओशो के इस प्रवचन का असली मतलब क्या है। क्या ये दुनिया से भाग जाने की बात है या फिर दुनिया में बेहतर तरीके से जीने का कोई नक्शा? और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सफर शुरू होता है एक बहुत ही जरूरी फर्क से। स्रोत शुरू में ही अकेलेपन मतलब लोनलीनेस और एकांत यानी सॉलिट्यूड के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है। अकेलापन एक कमी है, ऐसा महसूस होना कि कोई नहीं, जबकि एकांत एक भरा पूरा एहसास है, ये जानना कि मैं अपने लिए काफी हूँ। अगर ये फर्क समझ आ जाए तो बाकी के 2 सूत्र अपने आप खुलने लगते हैं। हाँ, ये एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। तो चलिए इसी को सबसे पहले पकड़ दें। स्रोत में एक बात कही गई है कि समाज हमें अकेलेपन से डराता है। मुझे ये बात बहुत सही लगी। ऐसा क्यों है? आखिर भीड़ को एक अकेले इंसान से क्या खतरा हो सकता है? इस प्रवचन के हिसाब से खतरा बहुत बड़ा है। जो व्यक्ति अपने साथ रहना सीख लेता है वो भीड़ के मनोवैज्ञानिक नियंत्रण से मतलब उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। भीड़, चाहे वो समाज हो, कंपनी हो या कोई संगठन, वो चाहती है कि आप हमेशा बोलते रहें, प्रतिक्रिया देते रहें, खुद को सही साबित करते रहें। क्योंकि जो इंसान लगातार बोल रहा है वो असल में सोच नहीं रहा होता, और जो सोच नहीं रहा वो कभी सवाल नहीं उठाएगा, वो एक अच्छी भेड़ बना रहेगा। और ये बात मुझे उस युवक के दृष्टांत से जुड़ती हुई लगी जो इसमें दिया गया है। एक लड़का जो हमेशा बोलता रहता था, जैसे उसे चुप रहने से डर लगता हो। हाँ। उसके गुरु ने उसे सिर्फ 1 हफ्ते के लिए मौन रहने को कहा। पहले कुछ दिन तो वो बेचैन रहा, छटपटाता रहा, लेकिन फिर कुछ बदला। 7वें दिन जब उसने बोला तो बस इतना कहा, मैं बदल गया हूँ। और इस पर गुरु का जवाब कमाल का था। हाँ, उन्होंने कहा, नहीं, तुम बदले नहीं हो, तुम पहली बार खुद से मिले हो। वाह, बिल्कुल। और ये हमें उस सवाल पर वापस लाता है कि आखिर ये डर है किस चीज का। स्रोत कहता है कि डर अकेले होने का नहीं है, डर तो अपने ही भीतर की आवाजों का, अपने ही विचारों के शोर का। जब भागने की कोई जगह नहीं बचती, न फोन, न दोस्त, न काम, तब हमें उस शख्स का सामना करना पड़ता है जिससे हम पूरी जिंदगी भागते रहे हैं, खुद का। इस प्रवचन में मन के काम करने के तरीके को एक भगोड़ा कहा गया है जो हमेशा भागता रहता है। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। क्या हम इस पर थोड़ी और बात कर सकते हैं कि मन एकांत से इतना डरता क्यों है? ये कुछ वैसा ही है जैसे हम खाली समय में तुरंत अपना फोन उठाकर स्क्रॉल करने लगते हैं। ये सिर्फ बोरियत नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। स्रोत के अनुसार ये मन का अपने आप से बचने का एक तरीका है। मन का पूरा अस्तित्व ही मतलब उसकी पूरी बनावट ही गति पर टिकी है। या तो वो भविष्य की योजनाओं में दौड़ता है या अतीत की यादों में। वो कभी अभी में नहीं टिकता। सही बात है। और एकांत उसे अभी और यहाँ में लाकर खड़ा कर देता है, जहाँ उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं होती। इसीलिए मन हमें डराता है। वो कहता है, तुम उदास हो जाओगे, तुम पागल हो जाओगे, कुछ करो, कहीं चलो। तो ये एक तरह की लक्ष्मण रेखा है। स्रोत ये विश्वास दिलाता है कि अगर कोई इंसान उस शुरुआती बेचैनी और घबराहट में टिका रह गया तो एक चमत्कार होता है। वो डरावना अकेलापन एक शांत और सुंदर एकांत में बदलने लगता है। ये वो पल है जब इंसान को पहली बार एहसास होता है कि वो अपने विचारों और भावनाओं का गुलाम नहीं बल्कि उनका साक्षी है, उन्हें देखने वाला है। सही कहा। और यही वो मोड़ है जहाँ इंसान को चुनना होता है, या तो डर कर वापस भीड़ में खो जाए या ठहर कर पहली बार स्वयं से परिचित हो। तो अगर एकांत हमें अपने भीतर की इस आवाज को सुनने का मौका देता है तो क्या कम बोलना उस आवाज को और साफ सुनने का तरीका है? क्या ये दोनों सूत्र असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं? बिल्कुल। ये एक बहुत ही सुंदर तरीका है इसे देखने का। अगर एकांत एक कमरा है तो मौन उस कमरे की खामोशी है। यहाँ ऊर्जा का सिद्धांत बहुत आकर्षक है। इस प्रवचन का तर्क है कि शब्द सिर्फ विचार नहीं है, वे ऊर्जा हैं। जब हम बिना सोचे समझे, बिना जरूरत के बोलते हैं तो हम अपनी जीवन शक्ति को, अपनी एनर्जी को बाहर फेंक रहे होते हैं। इसीलिए दिन के अंत में कई लोग थके हुए नहीं बल्कि खाली महसूस करते हैं। वे कहते हैं, आज तो कुछ खास किया भी नहीं, फिर भी हिम्मत नहीं बची। हाँ, ये बात मुझे बहुत रिलेटेबल लगी। कई बार किसी ऐसी मीटिंग या बातचीत के बाद जिसमें बहुत बहस हुई हो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने शरीर से पूरी ताकत निचोड़ ली हो। बिल्कुल। इसमें उस आदमी का दृष्टांत है जो दिन भर अपनी परेशानियों की शिकायतें करता था। शाम को वो काम से ज्यादा अपनी शिकायतों से थक जाता था। हाँ। और उसके गुरु ने कहा, तुमने काम नहीं किया, तुमने शब्दों से खुद को निचोड़ लिया है। और यहाँ एक बहुत गहरी बात स्पष्ट की गई है। मौन का मतलब जबरदस्ती चुप हो जाना नहीं है। ये भावनाओं या गुस्से को दबाना नहीं है। स्रोत इस बारे में चेतावनी देता है कि अगर कोई भीतर से गुस्से में उबल रहा है और बाहर से चुप है तो ये मौन नहीं, ये जमा हुआ जहर है जो एक दिन फटेगा। ये सुनना बहुत गहरा है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इसे अमल में लाना मुश्किल हो सकता है। जैसे अगर कोई अपने बॉस से नाराज है तो उस वक्त चुप रहना दमन जैसा ही लगेगा। स्रोत इस पर कोई रोशनी डालता है कि हम भावनाओं को देखने और दबाने के बीच का फर्क कैसे समझें। हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। स्रोत का सुझाव है कि मौन करने की चीज नहीं है, ये घटने वाली चीज है। जब आप अपनी भावनाओं को, चाहे वो गुस्सा हो या दुख, बिना कोई लेबल लगाए
बिना सही गलत का फैसला किए बस देखते हैं। जैसे आसमान में बादल को देखा जाता है तो आप पाते हैं कि वो भावना आती है, कुछ देर ठहरती है और चली जाती है। आप वो भावना नहीं है। इस देखने की प्रक्रिया से जो शांति आती है उससे अनावश्यक बोलना अपने आप छूट जाता है। ये जबरदस्ती वाली चुप्पी नहीं है, ये समझ से आई हुई खामोशी है। तो कम बोलने से फायदा सिर्फ ऊर्जा बचाना नहीं है, शायद इससे हम बेहतर सुनने भी लगते हैं, न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी। बिल्कुल। और जब भीतर का शोर कम होता है तभी शायद हम अपनी असली दिशा पहचान पाते हैं। और यहीं से हम तीसरे सूत्र पर आते हैं, आगे बढ़ो। और ये जो ऊर्जा बचाने का विचार है, हाँ। शायद यही ऊर्जा है जो हमें असल में आगे बढ़ने में मदद करती है। लेकिन जैसा कि स्रोत बताता है, आगे बढ़ने का मतलब शायद वो नहीं है जो हम आमतौर पर समझते हैं। हाँ, ये इस चर्चा का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा हो सकता है। हमारी पूरी परवरिश इसी बात पर होती है कि आगे बढ़ने का मतलब है ज्यादा पाना, ज्यादा तेज दौड़ना, दूसरों से आगे निकलना। लेकिन ये प्रवचन इस पूरी धारणा को ही चुनौती देता है। बिल्कुल, यहाँ गति यानी स्पीड और दिशा डायरेक्शन के बीच का फर्क बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। भीड़ हमें गति दे सकती है, एक दूसरे से मुकाबला करने का जोश दे सकती है, लेकिन दिशा वो सिर्फ एकांत में मिलती है। वो पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति का दृष्टांत यहाँ एकदम सटीक बैठता है। एक आदमी जो सबसे तेज था, सबको पीछे छोड़ता हुआ चोटी की तरफ बढ़ रहा था। वो अपनी रफ्तार पर बहुत खुश था, लेकिन जब वो चोटी पर पहुंचा तब उसे एहसास हुआ कि वो गलत पहाड़ पर चढ़ गया है। जीवन में वो ये नहीं चाहता था। लेकिन ये एक डरावना विचार है। कोई ये कैसे जान सकता है कि वो सही पहाड़ पर है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए? क्या स्रोत हमें कोई दिशा निर्देश देता है? कहीं ऐसा ना हो कि हम बस सोचते ही रह जाएं और कुछ करें ही नहीं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब पहले 2 सूत्रों में ही छपा है। स्रोत का तर्क है कि सही पहाड़ का नक्शा कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। जब हम एकांत में खुद के साथ बैठना सीखते हैं और मौन के जरिए अपने भीतर के शोर को शांत करते हैं, तब हमें अपनी असली आवाज सुनाई देती है। वही आवाज हमें बताती है कि हमारे लिए सच में क्या मायने रखता है। इसलिए असली प्रगति बाहर की कोई उपलब्धि नहीं है। तो असली प्रगति क्या है? स्रोत के अनुसार असली प्रगति भीतर घटती है। जब एक इंसान पहले से कम प्रतिक्रियावादी हो जाए, मतलब छोटी छोटी बातों पर परेशान होना बंद कर दे। अच्छा। जब वो कम भयभीत हो और अपनी खुशी के लिए दूसरों पर कम निर्भर हो। ये ऐसी उपलब्धियां हैं जिनका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, लेकिन यही इंसान को भीतर से मजबूत और अडिग बनाती है। इसे ऐसे जोड़ सकते हैं, जो अकेला रह सकता है वो दबाव में आके गलत फैसले नहीं लेता। सही है। और जो कम बोलता है वो अपनी ऊर्जा व्यर्थ की बहसों में नहीं बल्कि कुछ बनाने में, सृजन में लगाता है। तो आगे बढ़ना असल में ऊपर जाना नहीं बल्कि गहरा जाना है। ये बात मुझे बहुत शक्तिशाली लगी। और वो गलत पहाड़ वाली बात आज के दौर में सफलता की परिभाषा से सीधी जुड़ती है ना? पैसा, पद, पहचान, हम इसी पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और स्रोत दुनिया की इस परिभाषा को सफलता नहीं सिर्फ प्रदर्शन कहता है, एक बाहरी खेल। असली सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि ये है कि तुम क्या हो। उस ऊंचे पद पर पहुंचे व्यक्ति का दृष्टांत दिल को छू जाता है, जो रात को अपनी बड़ी सी गाड़ी में रोता है क्योंकि उसे लगता है कि वो दुनिया की नजर में सब कुछ बन गया सिवाय खुद के। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि लोग सफलता की मंजिल तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में खुद को ही कहीं खो देते हैं। वो इसी से जुड़ा है व्यस्तता का विचार। मैं बहुत बिजी हूँ कहना आज के समय का एक मेडल बन गया है। मैं खुद भी ये बात कई बार शायद थोड़े गर्व से कहती हूँ, लेकिन ये प्रवचन इसे एक बीमारी कह रहा है, अपने साथ बैठने से बचने का एक बहाना, जो भीतर से जितना खाली है वो बाहर से उतना ही भरा हुआ दिखना चाहता है। और यहाँ कुल्हाड़ी वाले लकड़हारे का दृष्टांत हमें जगाता है। एक लकड़हारा था जो बिना रुके सुबह से शाम तक पेड़ काटता रहा। दूसरा बीच बीच में रुककर आराम करता था। शाम को जब गिनती हुई तो रुकने वाले ने ज्यादा पेड़ काटे थे। अच्छा। पहले वाले ने हैरान होकर पूछा, ये कैसे हुआ? मैं तो एक पल भी नहीं रुका। दूसरे ने जवाब दिया, तुम पेड़ काट रहे थे और मैं जब रुकता था तो अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगा रहा था। वाह। तो धीमा होना आलसी होना नहीं है, बल्कि जागरूक होना है। वो रुकना ही कुल्हाड़ी पर धार लगाना है। और हमारे लिए वो धार शायद एकांत और मौन में लगती है। वो रुकना ही खुद से दोबारा जुड़ने का समय है। ये जांचने का समय है कि कुल्हाड़ी सही पेड़ पर चल भी रही है या नहीं। वाकई जो बात मुझे इस पूरी चर्चा से समझ में आई वो ये है कि ये 3 सूत्र अलग अलग नियम नहीं है, बल्कि एक ही नदी का हिस्सा है, एक ही प्रवाह है। पहले आप शांत होना सीखते हैं, फिर उस शांति में अपनी दिशा पाते हैं और फिर उस दिशा में चलना ही सच्ची प्रगति है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से सार दिया है। अकेले रहना वो जमीन है जो हमें भीड़ से स्वतंत्र होने का साहस देती है। कम बोलना वो साधना है जो हमारी ऊर्जा को बचाकर भीतर स्पष्टता लाती है। और आगे बढ़ना इन दोनों का स्वाभाविक परिणाम है, अपने स्वभाव के प्रति, अपनी सच्चाई के प्रति जीना। और अंत में वो यात्री का दृष्टांत जो एक दौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता भीड़ भरा है, शोर शराबे वाला, जिस पर सब जा रहे हैं। दूसरा रास्ता खामोश है, अकेला, जिस पर कोई नहीं दिख रहा। वो यात्री उस खामोश रास्ते को चुनता है, उस पर कुछ दूर चलता है, मुस्कुराता है और कहता है, मैं पहुंच गया अपने पास। यह दिखाता है कि असली मंजिल कहीं बाहर नहीं, हमेशा हमारे भीतर ही थी। तो आज की इस गहरी बातचीत का सार शायद यही है कि भीड़ हमें एक पहचान दे सकती है, एक लेबल दे सकती है, लेकिन हमारा परिचय खुद से सिर्फ मौन ही करा सकता है। और खुद को जाने बिना, खुद को पाए बिना
कोई भी सफलता, कोई भी प्रगति सच्ची नहीं हो सकती। ये एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करता है जिस पर सोचा जा सकता है। श्रुत एकांत में दिशा खोजने और धीमे होने पर जोर देता है, लेकिन आज की दुनिया जो लगातार हमारा ध्यान खींचने के लिए डिजाइन की गई है और जहां रफ्तार को ही इनाम दिया जाता है, वहां कोई भी इंसान अपने लिए एकांत और धीमेपन के पल कैसे चुराए? क्या इसका मतलब कैलेंडर में मौन का समय बुक करना है, या ये एक मानसिकता है जिसे हम ट्रैफिक में फंसे होने पर या अपनी डेस्क पर बैठे हुए भी अपना सकते हैं? ये एक विचार है जिस पर मनन किया जा सकता है।